मैं ना तुम लोगों को एक रियल स्टोरी बताता हूँ। आज से काफी साल पहले ना मेरे माँ बाप ने ना एक पहला नया घर बनाया था और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं थी और बहुत बुरी भी नहीं थी। बट मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, जब भी आप लोग घर बनाने वाले होते हैं ना, तो आप लोग अपनी मैक्सिमम सेविंग घर के अंदर डाल देते हो। तो आपके इमरजेंसी फंड्स खत्म हो जाते हैं, आपके बैकअप फंड्स खत्म हो जाते हैं और उसके बाद आप लोग घर बनाने के ना 5-6 महीनों तक ना थोड़ा सा पैसों को जोड़ के चलते हो, क्योंकि आपको आपके बैकअप फंड्स हो गए या फिर इमरजेंसी फंड्स हो गए ना, उनको रिफिल करना होता है। और फैमिली में उस टाइम पे वही कंडीशन चल रही थी, नया नया हमारा घर बना था और घर वाले थोड़े पैसों को लेके ना संभाल के चल रहे थे। और मेरा मेरी मदर से रिलेशन पता कैसे, हम ना बहुत बातें करते हैं और हमारा उस बातों के अंदर ना एक बहुत फेवरेट टॉपिक है और वो है साइकोलॉजी ऑफ मनी का, कि पैसा कैसे काम करता है। तो हमारे नए घर को बने 2 महीने हो गए थे, हम एक नई जगह पे शिफ्ट हुए थे, गर्मियों का टाइम था और हम छत के ऊपर बैठे थे मेरी मम्मी के साथ। तो होता क्या कि हमारे घर के कुछ घर छोड़ के ना एक बहुत ज्यादा पार्टी की डीजे की आवाज आने लग जाती है। मैं मम्मी से ऐसे पूछता हूँ कि अरे ये आवाज कहाँ से आ रही। तो मम्मी कहती है यार वो जो अपने घर पे मेड काम करती है ना, उसके बेटे का बर्थडे है। आई बी लाइक बहुत अच्छी बात है कि भैया बर्थडे है। तो फिर मम्मी बताती है कि उसको बर्थडे में गिफ्ट पता क्या मिल रहा है, iPhone 7। और उस टाइम पे मैं बोलता हूँ कि अरे भाई मुझे भी आईफोन चाहिए, मेरे पास 3000 रुपए का इंटेक्स क्लाउड X5 है और हमारे घर पे जो मेड काम करती है उसके बेटे के पास iPhone 7 है। और उस टाइम पे ना iPhone 7 नया नया आया था। तो उस टाइम पे ना मेरी मम्मी ने एक बहुत ही सुंदर बात बोली, जिसको ना मैं आज तक अपने साथ लेके घूम रहा हूँ। मेरी मम्मी ने बोला कि तुझे पता है वो लोग गरीब क्यों है? वो लोग इसलिए गरीब नहीं है क्योंकि वो लोग कमाते कम है। उनके फैमिली में कमाने वाले 3 लोग है, वो अच्छा खासा कमाते हैं, बल्कि वो इसलिए गरीब है क्योंकि वो लोग ताजा कमाते हैं और ताजा खाते हैं। वो लोग पैसे को संभाल के नहीं रखते, वो लोग पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा उनके लिए काम नहीं करता है। और ये कॉन्वर्सेशन ना मुझे उस टाइम पे सच बताऊं बिल्कुल समझ नहीं आई थी, पर आज समझ आती है। एंड आई एम थैंकफुल कि मुझे ये बातें आज तक याद भी है। एक कैब ड्राइवर महीने के 60 से 80 हजार रुपए तक का रेवेन्यू निकाल लेता है, जिसके अंदर डेली का उसका गाड़ी का जो खर्चा होता है ना, वो तो 500 रुपए होता है, पर जो ड्राइवर का खर्चा होता है वो 2000 रुपए होता है। ड्राइवर साहब ऐसी ऐसी जगह रुक के खाना खाते हैं जहाँ पे कभी आपने नहीं खाया होगा। कैब के अंदर वो लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं जिनकी सैलरी 30,000 और कैब चला वो रहा होता है जिसकी 80,000 है। कभी भी कमाने से आदमी गरीबी से बाहर नहीं आता, संभालने से आता है। और अगर आप लोग उसी पैसे को री इन्वेस्ट कर दोगे और वो पैसा आपके लिए काम करना शुरू करेगा ना, तब आप लोग कामयाब बनोगे। और सच बताओ ना, इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई एजेंडा कोई गाड़ी लेने के 3 रूल्स या मोबाइल लेने के फाइनेंशियल रूल ये बताने का नहीं है। मुझे पर्सनली लगता है कि ना मेरी मनी मैनेजमेंट थोड़ी सी दुनिया से अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि जो नॉलेज मेरी फैमिली ने मुझे दी है ना, वो मैं तुम लोगों तक भी पहुंचाऊं। और इस वीडियो के अंदर मैं EMI एक ट्रैप होता है, EMI से सामान नहीं लेना चाहिए, ये फालतू बातों के ऊपर बात नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है भैया, मिडिल क्लास ट्रैप को अगर तोड़ना है तो क्या करना चाहिए। सिंपल से 3 रूल बताऊंगा, तीनों को फॉलो करो। पहला रूल, स्टॉप वेस्टिंग मनी एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। सुनने में बहुत इजी लग रहा है, सुनने में लग रहा है कि यार बहुत बार सुन रखा है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर बताना सुना या नहीं। ये पॉइंट समझाने से पहले ना तुम लोग मेरी फाइनेंशियल कंडीशन समझो। मैं शायद इंडिया के टॉप 5 या 10% के अंदर आता हूं। और ये चीज मैं कैसे क्लेम कर रहा हूं, क्योंकि मैं इनकम टैक्स भरता हूं और इनकम टैक्स इंडिया के टॉप 6.8% लोग ही भरते हैं। तो अगर एक एवरेज आउट भी लिया जाए तो तुम में से जितने भी लोग मुझे देखने वाले हैं उसके अंदर से 95% लोगों से मैं अमीर हूं। और ये सब होने के बाद भी ना मुझे पिछले 4 महीने से मेटा ग्लासेस लेने हैं और मैं उन ग्लासेस को ले नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि भैया अभी ना वो एक सही इन्वेस्टमेंट नहीं है। बहुत नई टेक्नोलॉजी है, 5-6 महीने के अंदर ये आउटडेटेड हो जाएगी, कोई नई ब्रांड आ जाएगी तो उसका लेंगे। अभी 40-50 हजार के मेटा ग्लासेस है, अभी ले लूंगा, 5-6 महीने बाद इसकी वैल्यू 20,000 तक आ जाएगी। तो 5-6 महीने के अंदर 30,000 का लॉस ना हो जाए, इसलिए मैं चीज ही नहीं ले रहा। और ऐसा नहीं है कि 40-50 हजार पे मेरे लिए इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ईजी गेम है, बट फिर भी मैं उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि उसके पीछे कोई ROI नहीं है। मैं जब भी अपनी लाइफ में कोई भी चीज खरीदता हूँ ना, मैं हमेशा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखता हूँ। जैसे मैंने iPhone 16 Pro Max लिया था, मैंने इसको सेल के अंदर लिया था और 6 या 8 महीने से ज्यादा वेट किया था। मैंने इससे पुराने अपने iPhone 14 को 3-1 साल चलाया था और उसके बाद जब ये iPhone 16 Pro Max सेल में आया था 90,000 रुपए का, तब जाके मैंने लिया था। ले मैं इसको 6-8 महीने पहले भी सकता था और वो भी बहुत ईजी गेम था मेरे लिए, पर मेरे को था भैया जब सस्ता होने ही वाला है तो 20-30 हजार रुपए को बचा लिया जाए और उसी पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाए। और अभी भी ये 90,000 का मोबाइल मैंने सिर्फ तभी लिया क्योंकि मुझे इससे रिकॉर्ड करना होता है। अगर मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं होता और मेरे पे कितना मर्जी पैसा होता, मैं 30-40 हजार के एंड्रॉइड फोन से महंगा मोबाइल लेता ही नहीं, क्योंकि क्या ही करना आईफोन लेके, अरे कैमरा ही तो अच्छा है इसका, जब यूज ही नहीं करना तो क्या करें। और अभी इस कंडीशन को देखने के ना 2 तरीके हैं। कुछ लोग आगे बोलेंगे कि भाई ये आदमी ना कंजूस बहुत है, इससे तो क्या ही सीख के जाएंगे, और दूसरे लोग बोलेंगे कि भाई तू स्मार्ट बहुत है। एंड शायद हाँ मैं स्मार्ट हूँ, क्योंकि मैं कभी पैसा लगाने से नहीं डरता होता, मैं हमेशा देखता हूँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है। मैंने अभी पीछे 3.5 या 4 लाख रुपए के 2 PC लिया, मैं यहाँ पे बिल लगा देता हूँ। 2 मॉनिटर्स लिए एडिटर्स के लिए, यहाँ पे बिल लगा देता हूँ उनका भी। अभी जब मुझे 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करने थे, मैंने पता कितनी देर सोची है, मैक्सिमम 2 मिनट, और वो भी ये सोचा कि भैया मैक का लेना है या फिर विंडोज का लेना है, जिसका सिर्फ और सिर्फ रीजन ये था कि हमको अपने कंटेंट क्वालिटी को अपग्रेड करना और 4K के अंदर जाना है। तो ये जो तुम लोग वीडियो देख रहे हो ये 4K के अंदर शूट हो रही है और 4K क्वालिटी को हमारे ओल्ड सिस्टम हैंडल नहीं कर पाते हैं। और वो भी PC मैंने इस टाइम पे बनवाया जब 4-6 हजार रुपए की रैम 36,000 रुपए की मिल रही है, 50,000 वाला ग्राफिक कार्ड 90,000 रुपए का मिल रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि ये पैसा रिकवर हो जाएगा, टाइम लगेगा
चलेगा, धंधा है मेरा, बट एनी हाउ ये कंप्यूटर बना के मैं इसके अंदर गेम नहीं खेलने वाला हूँ। मैं इसको एज अ एसेट ट्रीट करूंगा, ये मेरे लिए लायबिलिटी नहीं बनेगी, ये मेरे को रिटर्न जनरेट करके देगा। और अभी तुम में से काफी लोग आगे बोलेंगे कि यार तू तो ऐसी चीजें सोच लेता है क्योंकि भाई तू तो बिजनेस करता है, मैं तो जॉब करता हूँ, मेरे से तो कोई रिलेशन ही नहीं है। ये सारे एग्जाम्पल से मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, तुम्हें ये बताना कि भैया जिंदगी एक बिजनेस है, तुम्हें बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी लाइफ खुद एक बिजनेस है। तुम लोग आज की डेट में जहां पे भी जॉब करते हो और जितनी भी तुम्हारी सैलरी है, तुम्हें पैसा उसी अकॉर्डिंग मिल रहा है जितने तुम काबिल हो, और तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है। तुमने खुद को ग्राइंड करने में कितने साल और कितना टाइम लगाया, वो है तुम्हारी इन्वेस्टमेंट, और जो तुम आज की डेट में ले रहे हो वो है तुम्हारे रिटर्न। जिंदगी में अगर जीतना है तो लाइफ को हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, और जितना भी पैसा तुम कमा रहे हो अपनी लाइफ के अंदर उसको हमेशा 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके चलो। सबसे पहले जो भी तुम्हारी सैलरी आती है या फिर जो भी तुम्हारी इनकम आती है उसको सेपरेट निकालो, और उसके अंदर से सबसे पहले बेसिक नीड्स स्पेंड करो, जिसके अंदर तुम्हारे नॉर्मल कपड़े आ गए, कोई सपने पूरे मत करना, नॉर्मल जूते आ गए, खाना आ गया, रेंट आ गया, थोड़ा रिचार्जेस आ गए इंटरनेट के, ऐसी चीजें जिसके बिना सर्वाइवल भी मुश्किल है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। और जैसे ही तुम्हारे सर्वाइवल पार्ट खत्म होगा, इसके अंदर एक और चीज आएगी और वो है इंश्योरेंस। यहाँ बैठ के कोई भी इंश्योरेंस नहीं बेचने वाला, अगर इंश्योरेंस नहीं है पूरे खानदान का करवा लो। कोई सस्ता इंश्योरेंस मत करवाना, अच्छा खासा इंश्योरेंस करवा लेना, पढ़ लेना, 15 दिन लगाओ आराम से। कोई जल्दी नहीं है कि भैया ये वीडियो देखी समझ आए कि भाई इंश्योरेंस करवाना चाहिए, आज की आज करवाऊंगा, नहीं, लगा 15 दिन, अच्छे से रिसर्च कर, ढंग का इंश्योरेंस ले, बहुत जरूरी है फैमिली के लिए। अगर तू अकेला कमाने वाला है तो टर्म इंश्योरेंस करवा खुद का, और पूरी की पूरी फैमिली का इंक्लूडिंग यू हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा के चल। और ये बेसिक नीड्स के अंदर तुम्हारी सिगरेट होगी, ओटीटी होगी, ये सारी चीजें नहीं आएंगी। अभी सेकंड लेवल पे जितना भी पैसा तेरे पास टोटल बचा है उसको इमरजेंसी फंड के अंदर डाल, और इमरजेंसी फंड को तब तक बना अगर तू नॉन मेट्रो सिटी में रहता है जब तक वो 4 या 5 लाख ना हो जाए, और अगर किसी भी मेट्रो सिटी के अंदर रहता है तो वो 5 से 8 लाख ना हो जाए। और इन पैसों को तू डिवाइड कर सकता है, 1-2 लाख को तू बैंक के अंदर रख सकते हो और बाकी पैसों को एफडी के अंदर रख सकता है। और ऐसी एफडी करियो जिसको अगर जल्दी ब्रेक भी कर दे तो भैया कोई भी पेनल्टी ना लगे, और अगर ऑनलाइन एफडी करवाएगा तो उसको ब्रेक करना भी इजी रहेगा। और ये पैसा जो होगा ना, ये एक ऐसा पैसा होगा कि अगर तुम लोगों को गाड़ी लेनी है, कभी नया घर लेना है, तो ये पैसे को हाथ भी नहीं लगाना, ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी फंड से, मतलब इमरजेंसी के अंदर ही काम आएंगे। और जब तू एफडी भी करवा रहा हो, मान के चल तू 6 लाख रुपए की एफडी करवा रहा है, तो एक काम करियो 3 लाख की एक बैंक में करवाइए और 3 लाख की दूसरे बैंक में, क्योंकि कुछ ऐसा रूल होता है कि अगर कल को बैंक फेल भी हो जाता है ना, तभी वो आपको 5 लाख की एफडी के पैसे रिफंड करेगा। तो एक बार थोड़ा बहुत पढ़ लियो और उसके बाद एफडीज करवाइए। और अगर 5 लाख से बड़ा अमाउंट है तो एक बैंक के अंदर मत करवाइए, और 1-1 लाख की 3 एफडीज करियो, जिससे कल को अगर तुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है तो तेरे को 3 लाख की एफडी तोड़ने की जरूरत ना पड़े। अभी इमरजेंसी फंड बनाने के बाद तुम्हारे पास जितना भी पीछे एक टोटल पैसा बच गया ना, उसको यूटिलाइज करते हैं। एक एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं कि तुम्हारे पास 1 लाख रुपए बच गए, तो इसके अंदर से 15 से 20 हजार रुपए तुम लोग अपनी वोट्स के लिए खर्च कर सकते हो। नीड्स के लिए हमने सबसे पहले पैसे निकाल ली थी, अभी हम लोग वोट्स के लिए पैसे निकालेंगे। और थर्ड स्टेज में जब आप वोट्स के लिए पैसा निकाल रहे हो तो वो जितने भी पैसे थर्ड स्टेज तक पहुंच रहे हैं उसका 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फोर्थ स्टेज के अंदर आपको आपके पैसों को इन्वेस्ट करना है। अभी ना यहाँ पे 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। पहली हो जाती है हमारी स्टॉक इन्वेस्टमेंट, ईटीएफ्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गया, क्रिप्टो हो गया। आपको आपके पैसे को ना डिफरेंट जगहों के ऊपर इन्वेस्ट करना है। आपकी जितनी भी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी ना उसको डाइवर्सिफाई करो, सारे के सारे अंडे एक ही बास्केट के अंदर मत रखना। ऐसा ना हो कि आपने अपनी सारे पैसों की प्रॉपर्टी ले ली, या फिर आपने अपने सारे पैसों को सिर्फ ईटीएफ के अंदर डाल दिया, गोल्ड में डाल दिया, सिल्वर में डाल दिया। डाइवर्सिफाई करो। और डाइवर्सिफाई के अंदर मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि तुम लोग क्रिप्टो के अंदर पैसा डालो, क्योंकि जो क्रिप्टो है ना वो रेगुलेटेड नहीं है गवर्नमेंट से। हर उस जगह पे पैसा डालो जो भी गवर्नमेंट से रेगुलेटेड है, तुम्हारे पैसे सेफ रहेंगे। बट कोई भी ऐसी जगह जो हमारे देश की सरकार रेगुलेट नहीं करती है, उसके अंदर मैं पैसा डालने को तुम लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा। और अभी तुम लोगों को स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना तो आता भी होगा और तुम में से काफी लोग कर भी रहे होंगे। पर अभी ना मैंने रिसेंटली ना यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि मुझे ना रिसेंटली 2 चीजें रियलाइज हो गई थी। पहला मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार मैं जो भी ब्रांड्स को यूज करता हूँ ना, मैं उनको खरीदना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी ग्रोथ के अंदर पार्ट बनूं, मैं उनके शेयर्स खरीदूं, क्योंकि अगर मैं किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ मतलब मेरा उस ब्रांड के अंदर ट्रस्ट है। बट मैंने सडनली रियलाइज किया कि भैया मैं जिन ब्रांड्स को मैक्सिमम यूज करता हूँ ना वो मेरे पोर्टफोलियो में है ही नहीं। मान के चलो मेरे पास ये मैकबुक है, मेरे पास ये आईफोन है, मेरे पास रोड का माइक है, मेरे पास सोनी का कैमरा है, मेरे पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि ये सारी की सारी इंडियन कंपनीज भी नहीं है। अभी जैसे एक न्यूज निकल के आ रही है कि गूगल और सैमसंग मिलकर ना अपने ग्लासेस बनाने वाले हैं, और मेटा ऑलरेडी अपने ग्लासेस बना चुके हैं, और मुझे वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लगता है। मुझे लगता है भैया मेटा तो फ्यूचर है। कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मेरी पर्सनल चॉइस है कि भैया मुझे लगता है कि शायद चश्मे आने वाले टाइम में फ्यूचर बनेंगे। अभी कौन सी कंपनी उसको क्रैक करेगी और किस लेवल पे करेगी वो अलग बात, पर मुझे लगता है अभी मेटा आगे चल रहा है तो मेटा का शेयर प्राइस ज्यादा जाना चाहिए। तो मैं तो मेटा के शेयर्स लेना चाहता हूँ ना, पर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है इंडिया में बैठ के। तो मैंने सोच लिया कि भैया मेरे को यूएस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है और कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढना है। और दूसरा मुझे एक और चीज रियलाइज हुई कि जब भी कोई भी आदमी यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है ना, वो सिर्फ यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता, वो यूएस स्टॉक मार्केट के साथ साथ डॉलर के अंदर भी इन्वेस्ट करता है। मान के चलो कि मैंने 5 साल पहले यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए डाले। पहले 1 लाख रुपए को डॉलर्स के अंदर
एक्सचेंज किया गया, उसके बाद मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया गया, जिससे रुपए की गिरने की वजह से मुझे एक बहुत ही क्लियर फायदा होगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम लोगों ने पिछले 5 सालों के अंदर 1-1 लाख रुपए यूएस स्टॉक मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर डाला होता तो उसकी करंट वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती। कोई साल यूएस मार्केट आउट परफॉर्म कर देती है, कोई साल इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म कर देती है। तो अगर लॉन्ग टर्म के अंदर देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर से रिटर्न्स है। बट यूएस की एक एडवांटेज है कि पिछले 5 सालों के अंदर इंडिया की जो करेंसी टूटी है वो टूटी है 21.7%। 5 साल पहले जो $1 की वैल्यू थी दैट इज 72 रुपीज, और अभी $1 की वैल्यू 92 रुपीज टच कर चुकी है, जिसकी वजह से अगर मैं रिटर्न्स कैलकुलेट करता हूं तो आज की रेट में यूएस की रिटर्न्स बेटर आएंगी। जिसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि भैया यूएस मार्केट ने तो सिमिलर सा परफॉर्म किया एज कंपेयर टू इंडियन मार्केट, बट क्योंकि मैंने यूएस डॉलर्स के अंदर इन्वेस्ट किया था तो मेरी डॉलर की रिटर्न्स बेटर हो गई है। एंड ये बातें जब भी मैं किसी के साथ करता हूं ना तो लोगों को लगता है कि भैया मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कैसे करना है। तो सच बताऊं तो यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आज की डेट में काफी सारे एप्स हैं, और उसके अंदर से आई थिंक सबसे बेटर है IND मनी। क्योंकि जब भी तुम्हें यूएस मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना होता है ना, सबसे पहले तुम्हें USD चाहिए होते हैं, जिसको कन्वर्ट करने के लिए आप लोग नॉर्मल बैंक से भी करवा सकते हो, पर बहुत हाई फॉरेक्स चार्जेस लगते हैं। तो अगर तुम लोग वही कन्वर्जन IND मनी से करवाओगे या फिर किसी रेगुलर बैंक से करवाओगे तो तुम्हें रेगुलर बैंक से 2 से 3 हजार रुपए महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि IND मनी लोएस्ट चार्जेस के अंदर करेंसी कन्वर्जन ऑफर करता है, जिसके लिए तुम्हें जैसे नॉर्मल डीमेट अकाउंट बनाते हैं वो अकाउंट बनाना होगा, KYC करनी होगी, और अपना कोई भी बैंक सिलेक्ट करके आप अपने पैसों को USD के अंदर एक्सचेंज कर सकते हो। और अगर अभी यहाँ तक तुम लोग मेरे साथ चल रहे हो तो तुम्हारा दूसरा सवाल होगा कि भैया पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है वो चीज तुम्हारा काम है, मेरा नहीं, मुझे नहीं पता है। मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देता हूँ। इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना इलीगल भी, और सच बताऊं तो मैं कैपेबल भी नहीं। तुम्हारा पैसा है, सोचो समझो, प्लान्स बनाओ और खुद से इन्वेस्ट करो। मैं बस तुम लोगों के लिए यूएस मार्केट एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमारे इंडिया के अंदर निफ्टी 50 होता है ना, टॉप 50 कंपनीज की लिस्ट होती है, वैसे यूएस के अंदर ना S&P 500 होता है, जिसके अंदर टॉप की 500 कंपनीज की लिस्ट होती है। तो आप लोग उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप लोग गोल्ड या सिल्वर के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी काफी फ्लक्चुएशंस है वैसे, पर तुम लोग उसके अंदर भी कर सकते हो अगर तुम्हें समझ आती है तो। तुम लोग गोल्ड या सिल्वर की ETFs ले सकते हो। और वैसे भी इन जनरल जब भी तुम लोग गोल्ड या सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो ना, कभी फिजिकल मत लिया करो, हमेशा डिजिटल परचेज किया करो, क्योंकि जब भी तुम लोग फिजिकल लेते हो प्योरिटी का चक्कर आ जाता है, खरीदने के बाद उसको रखना कहाँ है वो चक्कर आ जाता है, और मेकिंग चार्ज देने पड़ते हैं अलग से। तो जब भी तुम लोग कोई भी गोल्ड या सिल्वर इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो, तुम्हें पता है कि भाई तुमको पैसा डबल करना है इसके अंदर या फिर पैसा बढ़वाना है, हमेशा हमेशा ETFs लो, या फिर गोल्ड बॉन्ड्स निकलते होते हैं गवर्नमेंट के, कभी कभी वो ले लिए। नहीं तो मैक्सिमम टाइम्स तुमको ETFs लेने हैं, फिजिकल गोल्ड तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। और अभी अगर एक नंबर बताऊं तो आज 28 जनवरी और आज के अकॉर्डिंग बताऊं तो ऑलमोस्ट 66% का गोल्ड ने रिटर्न दिया 2025 के अंदर। वहीं पे सिल्वर ने 161% का रिटर्न दिया और प्लेटिनम ने 146% का रिटर्न दिया। और ये भी मैं सिर्फ एक डेटा दे रहा हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, हो सकता है कल को नीचे आ जाए। किधर कितना पैसा इन्वेस्ट करना है वो तुम्हारे ऊपर है, बस मैं इतना बता रहा हूँ कि IND मनी से तुम लोग पहले 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, और सिर्फ 500 रुपए से अपनी SIP भी शुरू कर सकते हो। और यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? यहाँ पे आप लोग फ्रैक्शनल शेयर्स को बाय कर सकते हो। मतलब आज 28 जनवरी और आज की डेट में जो मेटा का शेयर प्राइस है वो है $672, जिसको इंडियन करेंसी के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो 61 या 62 हजार रुपए के आसपास आता है। और मैंने ये सेम शेयर ले रखे सिर्फ और सिर्फ $10 का, जिससे मेरे को $10 में एक पूरा शेयर नहीं मिला, मुझे एक शेयर का छोटा सा पार्ट मिल गया जितना भी मेरा बनता था। और ऐसे तुम लोग जाके किसी भी स्टॉक को चूज कर सकते हो, यहाँ पे बटन दबा के बाय कर सकते हो, यहाँ पे बटन दबा के सेल भी कर सकते हो, और सिर्फ 100 रुपए से यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू भी कर सकते हो। और ईयर के एंड के अंदर आपको जब भी इनकम टैक्स भरना होता है उसके अंदर भी कोई झंझट नहीं होगा। IND मनी की ऐप के अंदर आपको ऑटोमेटेड टैक्स डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, जिसको डाउनलोड करने में 1 सेकंड लगेगा। डाउनलोड करो, डायरेक्टली अपने CA को भेज दो, वो खुद से देख लेगा क्या करना है। और साथ साथ में इंडिया में भी इन्वेस्ट करो, यूएस के अंदर भी इन्वेस्ट करो। मतलब जो एजेंडा इस पूरी एडवाइस का वो सिर्फ इतना ही है कि अपनी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करो। एक ही जगह अपना सारा पैसा मत लगाओ, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है यूएस में भी डाल दो, यूएस में ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है थोड़ा इंडिया में भी डाल दो। एंड ये जो सारी की सारी मैंने एडवाइस दी है ये है एक तरह के लोगों के लिए। अगर बेसिक नीड्स के अंदर तुम्हारा 50% ऑफ सैलरी या फिर उससे ज्यादा इन्वेस्ट हो जा रहा है तो भैया तुम रुक जाओ, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट काम नहीं है। तुम्हारे लिए एक अलग तरह का स्ट्रक्चर है जिसको तुम्हें फॉलो करना होगा। सबसे पहला बेसिक रिक्वायरमेंट जैसा पहले बताया एग्जैक्टली सेम कॉपी करो। बेसिक चीजें लो, सिर के ऊपर छत, बेसिक कपड़े, खाना पीना, इंश्योरेंस, दैट्स इट। सेकंड नंबर पे आता है हमारी इमरजेंसी फंड्स। इमरजेंसी फंड्स को कलेक्ट करो। सेकंड स्टेज तक तुम्हारे पास जितना भी टोटल पैसा बचा उसका 50% डाल दो इमरजेंसी फंड के अंदर, 50% पैसा लेके चलो आगे। थर्ड नंबर पे आती है तुम्हारी वॉन्ट्स। वॉन्ट्स को मारो। गरीब के कोई सपने नहीं होते और ना तुम्हें पूरे करने हैं, चुपचाप बैठो, पहले कमा लेना, फिर जो चाहिए हो उसको पा भी लेना। अगर तुम्हारे जुनूने काटते ना कि भैया 30,000 की सैलरी है फिर भी आईफोन ले लेता हूँ, नया निकला है, सुंदर लगेगा, थप्पड़ मारूंगा, तुम लोग चलो डायरेक्टली 4th स्टेज के ऊपर जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। नाउ स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योरसेल्फ। खुद पे इन्वेस्ट करो, खुद को काबिल बनाओ। सबसे पहले जब भी हम लोग ETF के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग किसी और की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग अपना पैसा किसी और को जाके दे रहे हैं कि भैया आप इस
इस पैसे को अच्छे से बढ़ाओ। पहले खुद तो बढ़ लो, पहले इस काबिल बनो कि भैया तुम लोग उस पैसे को बढ़ा सको। 2-2, 3-3 हजार रुपए की एसआईपी शुरू करके कुछ भी नहीं होता है। तब तक सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो जब तक तुम्हारी बेसिक नीड्स जो होती है ना, तुम्हारी टोटल सैलरी का 20% से ज्यादा ना हो। 20% के अंदर अंदर लेके आना है। तुम लोग 10% के अंदर लेके आओगे बहुत बढ़िया, बट अगर 10% के अंदर नहीं आ रहा, एटलीस्ट 20% के अंदर तो आना ही आना चाहिए। 100 रुपए की एसआईपी करके लिटरली बता रहा हूँ कुछ नहीं उखाड़ पाएगा जिंदगी के अंदर, शुरू भी मत करियो। जितना तो ये 100 रुपए इन्वेस्ट करके 2-3 साल के अंदर बनाएगा ना, खुद को इतना काबिल बना सबसे पहले कि जितना तू 2-3 साल में बनाने वाला ना, उतना एक बार में लमसम इन्वेस्ट कर दे। सिर्फ और सिर्फ एक जगह के ऊपर इन्वेस्ट करो, और वो है खुद को काबिल बनाने पे। खर्चा कर खुद के ऊपर। बहुत तरह की ऑडियंस इसको देखती है। हो सकता है तू आईटी के अंदर हो सकता है तू मार्केटर हो सकता है तेरे पास जो भी ना हो सकता है तू एक्टर हो। तेरी लाइफ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे जिम हो, चाहे कोई कोर्स हो, चाहे कुछ भी हो, तेरी लाइफ या तेरे करियर के अकॉर्डिंग जो भी सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें इन्वेस्ट कर। पहले खुद को काबिल बना एंड अपने टाइम की ना वैल्यू बनाना शुरू कर। अपने टाइम की वैल्यू बनाओ, और जितना भी टाइम है उसको बेस्ट वे से यूटिलाइज किया कर। 2-2 पैसे बचाने के लिए अपने समय को बर्बाद मत किया कर। लोग 30 रुपए का ऑटो बचाने के लिए 2-2 घंटे पैदल चल लेते हैं। अभी तू 2 घंटे पैदल चल रहा है, थक जाएगा, 1 घंटा पहले जाके सो जाएगा, 3 घंटा बर्बाद कर दिया 30 रुपए के लिए। फालतू काम करके खुद को थकाओ मत, वेले बैठे रहो। वही काम करो जो वैल्यूएबल है, और वैल्यूएबल काम के लिए सबसे पहले अपनी वैल्यू डिसाइड करो। फॉर एन एग्जांपल, तुम्हारी सैलरी कितनी है? 30,000 रुपए इन हैंड आता है, एक एग्जांपल लेके चल रही है। महीने के अंदर 4 संडे आ जाते हैं, ऑलमोस्ट 2 सैटरडे वैसे ऑफ रहता है, एक वैसी छुट्टी आ जाती है, कोई ना कोई फेस्टिवल आ जाता है। तो ऑन एन एवरेज एक आदमी महीने के अंदर 22 दिनों तक काम करता है। अभी जो 22 दिन है मैंने लमसम काउंट किया है, तुम्हारे केस में 30 दिन भी हो सकते हैं, 15 दिन भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है जॉब के ऊपर। अभी ये 22 के 22 दिन तुम लोग कितने घंटे काम करते हो? एग्जांपल के लिए हम लोग 8 घंटे लेके चल रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या नंबर निकल गया है? 176। मतलब तुम लोग एक महीने के अंदर 176 आवर्स काम करते हो। और अगर तुम लोग इसको 30,000 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पर घंटे की कॉस्ट निकल के आएगी कि अगर तुम लोग अपनी जॉब के ऊपर होते तो तुम लोग 1 घंटे के अंदर कितना पैसा कमाते हो। फॉर एन एग्जांपल, इस केस के अंदर वो नंबर निकल के आ रहे हैं 170 रुपए, जो बहुत कम है। कम से कम 300 से 400 रुपए होना चाहिए। और जब भी लाइफ के अंदर कामयाब होना है ना, इसको रेट को बढ़ा, हर घंटे के रेट को बढ़ा खुद के। तूने 30 रुपए बचाने के लिए 2 घंटे चल लिया, 1 घंटा उसके बाद जल्दी जाके सो जाएगा क्योंकि महाराज थक भी गए होंगे। तो तुझे तो लग रहा है कि भैया तूने 30 रुपए बचा लिए, पर एक्चुअल में तुझे उस टाइम के 510 रुपए मिलने चाहिए थे, और तूने टेक्निकली 480 रुपए का लॉस किया है। और इस माइंडसेट को मैं बोल रहा था कि जिंदगी को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तरह काउंट करना शुरू करो। तूने 3 घंटे पैदल चल के 480 रुपए का घाटा किया है। और अगर तुम्हारा काउंटर ये है कि भैया मेरा तो ऑफिस खत्म हो गया ना, उसके बाद वाले टाइम को मैं सेम रेट में कैसे कैलकुलेट कर लूं? मेरी तो 6 या 7 घंटे की नौकरी है, उसके बाद तो भाई मैं वेला हूं, मैं 30 रुपए बचाऊं, 50 रुपए बचाऊं, यही तरीका तो सही है। तो मेरा तुमसे एक सवाल है कि भैया तुम 2 घंटे पैदल चल के बर्बाद कर सकते हो, तुम लोग फ्रीलांसिंग काम नहीं कर सकते, तुम लोग मून लाइटिंग नहीं कर सकते अगर तुम्हारे पास इतना ही टाइम है और तुम लोग इतने ही गरीब हो। तो अगर तुम लोग ऐसी हालत होने के बाद भी 6 से 7 घंटे सो जा रहे हो, 2 से ज्यादा घंटे फालतू में फोन चला रहे हो, खुद को कमरे में बंद करके रोज पीटा करो। अगर तुझे दिखता है कि भैया तो एक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं चल रहा ना, मुंह तोड़ दे खुद का एक शेड्यूल बना और उसको फॉलो कर। टाइम को बेस्ट वे से यूटिलाइज कर। काम पकड़, अगर काम नहीं है तो। कम पैसों में मिल रहा है, काम पकड़, सीख। सामने जब वैल्यू डिलीवर करेगा तो सामने वाला पैसा देगा ही देगा। खुद के काम को और बेटर कर, खुद को एफिशिएंट बना। और जब जब शेड्यूल फॉलो ना हो ना, तो खुद को सजा देना शुरू कर। जैसे अभी भी मैं शूट कर रहा हूँ, मेरे क्या बीमारी है, मैं क्यों कर रहा हूँ इस टाइम पे शूट? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भैया आज का शेड्यूल बना रखा था कि ये शूट आज ही होगा। और टाइम देखो क्या हो रहा है, सुबह के 7:48 हो रहे हैं। पूरी रात नहीं सोया हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि आज शूट होना था। अगला दिन शुरू हो चुका है, अगले दिन का भी दिन आ चुका है। खुद के साथ कमिटमेंट्स किया कर और उसको पूरा भी किया कर। लिटरली बता रहा हूँ, कामयाब होना ना खुद की मार के रखा कर। वर्क लाइफ बैलेंस कुछ भी नहीं होता है। 8 घंटे से ज्यादा काम मत करो, एक पर्सनल लाइफ होनी चाहिए। थप्पड़ मार खुद के अगर ऐसे थॉट भी आ रहे हैं तो। काम कर, जितना काम मिल रहा है उतना काम कर। किस्मत वालों को मिलता है काम, सच बता रहा हूँ, बहुत किस्मत वाला है तू अगर तेरे पास काम है और तू बोल रहा है कि भैया मैं नहीं करूंगा। तो वन ऑफ द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है देश के अंदर। दुनिया के पास करने के लिए काम नहीं है और यहाँ पे नवाब ड्रामे कर रहे हैं। नवाब की सैलरी 30,000 रुपए और नवाब काम को चूज कर रहे हैं। नवाब चाहते हैं कि उनको वर्क लाइफ बैलेंस में मिल जाए। कायरपन है ये सब की सब। खुद का एक स्ट्रक्चर बना, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएबल काम कर। सफाई होगी, खाना बनाना हो गया, तुझे कुछ भी नहीं करना। वो सारे के सारे काम को एलोकेट कर, टीम हायर कर उसके लिए। लाइफ को एक बिजनेस की तरह रूल कर। हर उस काम को आउटसोर्स कर दे जिसकी वैल्यू थोड़ी है। और ऐसा ना हो कि भैया लो वैल्यू काम को आउटसोर्स कर दियो, नवाब बैठ के यहाँ पे सारा दिन रील चला रहे हैं। काम कर, काम नहीं है, खुद को काबिल बना, खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर, कोर्सेज कर, सीख। 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, ऐसे कैसे नहीं होगा? होगा। खुद को बहाने मत दिया कर कि चल यार अभी तो रात हो गई है, सुबह जल्दी भी उठना होगा, नहीं कर पाऊंगा, हो नहीं रहा है, हो नहीं पाएगा। बहाने मत चो। पिछले 20-25 साल से सो रहा है, आराम से सो लियो, कहीं नहीं भागा जा रहा। तुम लोग ऑन एन एवरेज 10-10 घंटे सोते हो। अगर 8 घंटे भी मान के चलू ना, और मान के चलू कि तुम्हारे पास लाइफ के अंदर सिर्फ 60 साल बचे हुए हैं, उसके अंदर से भी 20 साल तो अगले तुम लोग सोने वाले हो। बहुत टाइम पड़ा सोने के लिए, आराम से सो लियो, कहीं नहीं भागी जा रही नींद। और जब कमा
लेगा, एक अच्छी ढंग की जिंदगी होगी, परिवार को फीड कर पाएगा तो बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर बेरोजगार है, काबिल बन, काम ढूंढ, काम मिल गया है तो काम की इज्जत कर और काम कर। सबसे पहले इमरजेंसी फंड्स को बना, खुद को काबिल बना, और उसके बाद जब अच्छे खासे पैसे आने लग जाए तो उसको इन्वेस्ट करो और पैसों को डाइवर्सिफाई करियो। एक ही जगह पे सारे के सारे पैसे नहीं डालने हैं। और अगर यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो तुम लोग IND मनी को चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। और मैं तुमसे मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।